वेलकम बैक टू ई लाइफ गाइस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। तो एक बेसिक इफ़ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर जो है मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर दिया है। ये S1 एंड S2 एंड S3 S4 ये क्या है, बेसिकली एक स्टेटमेंट्स है जिनको मैं नंबर्स से मेंशन कर रहा हूँ। सो S1 एंड S4 जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सिंपली सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, वो किसी भी कंडीशन के अंदर आते नहीं है। बट S2 एंड S3 मेरे कंडीशंस के अंदर आ रहे हैं। सो एक एल्स बेसिकली हमारे लिए एक्स्ट्रा क्या लाता है? वेल, अगर आप नोटिस करेंगे जब मेरा एल्स नहीं था देन क्या हो रहा था? वेल, जो भी मेरा इफ़ स्टेटमेंट था अगर उसमें मेरा ट्रू होता कंडीशन देन मैं S2 को प्रिंट कर रहा था। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता था, फॉल्स होता था, देन मेरा S2 जो है वो प्रिंट बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूट नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा कंडीशन जो है वो फॉल्स अगर होगा देन मैं कुछ एग्जीक्यूट करूँ। यानी कि जब मेरा कंडीशन जब ट्रू हो रहा था मैं S2 को एग्जीक्यूट कर रहा था, अगर मेरा ट्रू नहीं हो रहा था तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, डायरेक्टली बाहर आ रहा था मेरे इफ़ स्टेटमेंट के। बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ प्रिंट या फिर प्रिंट तो नहीं एग्जीक्यूट करूँ। सो उसके लिए बेसिकली हमारा एल्स एंड ये लिटरल मीनिंग भी रखते हैं। यानी कि अगर हम इसको पढ़ेंगे देन हम पढ़ रहे हैं बेसिकली इफ़ द कंडीशन दैट इज प्रोवाइडेड बिटवीन दिस पैरेंथेसिस इज ट्रू देन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 2, अदरवाइज या फिर एल्स एग्जीक्यूट S3। और ये एल्स कब आता है ना, जब हमारा कंडीशन यहाँ पे जो हमने लिखा है वो हमारा फॉल्स होगा। सो वर्किंग बहुत ही सिंपल है। अगर हमारा कंडीशन जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो अगर हमारा ट्रू होगा देन हमारा S2 एग्जीक्यूट होगा, किसके साथ ना, S1 एंड S4 के साथ। सो बेसिकली S1 S2 एंड S4 ऐसे हमारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है देन S2 के जगह हमारा S3 एग्जीक्यूट होगा एंड बेसिकली एज अ होल हमारा S1 S3 एंड S4 एग्जीक्यूट होगा। सो जो हमारा कंडीशन फॉल्स होने से हम कुछ कर नहीं रहे थे, अब हम बेसिकली कुछ कर रहे हैं। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो ये स्टेटमेंट्स हमारे कोड भी हो सकते हैं, हम कुछ असाइनमेंट भी कर सकते हैं, हम डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट मैंने जनरली उनको स्टेटमेंट के हिसाब से लिख दिया है। ओके, सो नीचे जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया बेसिकली उसको मैंने एक छोटे से कोड में ट्रांसलेट कर दिया और स्टेटमेंट्स के जगह मैंने प्रिंट स्टेटमेंट्स पास कर दिया। सो बेसिकली हम इसको देखें तो हमारा जो A एंड D है वो किसी के कंडीशन के अंदर आता नहीं है, वो हमारे प्लेन एंड सिंपल सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट से वो प्रिंट हो जाएंगे। बट कौन कौन सी चीज़ें हमारे अफेक्ट हो रहे हैं अभी, ये हमारा स्टेटमेंट अफेक्ट हो रहा है इस इफ़ के इन्फ्लुएंस में आके, और ये जो स्टेटमेंट हमारा प्रिंट ये भी बेसिकली हमारे एल्स के इन्फ्लुएंस में। सो वर्किंग देखते हैं अभी, क्योंकि मैंने इफ़ के अंदर हमारा फॉल्स एक स्टेटमेंट पास कर दिया, 0 हमारा फॉल्स होता है, देन मेरा जो है ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट क्योंकि ये फॉल्स है तो इस कोड के एग्जीक्यूट होने के बजाय मेरे एल्स के ब्लॉक्स के अंदर जो भी मैंने कोड लिखा है वो मेरे एग्जीक्यूट होंगे। सो यहाँ पे बेसिकली मेरा आउटपुट जो है वो आएगा ACD। ओके, सो इसको रन करके देख लेते हैं। ACD अगर लेट से मैं इसको ट्रू करता बाय हार्ड कोडिंग देन मेरा ये वाला हिस्सा मेरा एग्जीक्यूट होता। बट क्योंकि मेरा ट्रू हो रहा है देन मेरे को अभी एल्स वाले हिस्से को कंसिडर करने की जरूरत है नहीं और मैं डायरेक्टली नीचे जाके डी प्रिंट कर दूंगा। सो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारा इफ़ का कंडीशन जो है वो ट्रू हो रहा है देन एल्स का जो भी हिस्सा है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, इट्स ऑलवेज आइदर दिस और दैट। सो इसको रन करते हैं, हमारा ABD प्रिंट होना चाहिए एंड यस। एंड गाइज जस्ट लाइक हमारे इफ़ स्टेटमेंट के जैसे एक स्टेटमेंट अगर मैं लिखता था हमारे एक करली ब्रेसेस के अंदर तो मुझे उनको देने की ज़रूरत है नहीं, मैं कंपाइलर को वो ड्यूटी दे सकता था। हमारा एल्स भी परफेक्टली वैसे ही काम करता है। ओके, हम अगर एल्स के नीचे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को उसके इन्फ्लुएंस में लाने चाहते हैं तो हमें करली ब्रेसेस खुद देने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा कंपाइलर हमारे लिए वो काम कर देगा। सो ये कोड भी हमारे एग्जैक्टली उसी वजह से हमारा एग्जीक्यूट होगा, ABD हमको आउटपुट मिलेगा। और अगर मैं फॉल्स कर दूं देन मेरा ACD प्रिंट हो जाएगा वापस से। ओके, लेकिन अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा चेंज लाना चाहूँगा। लेट्स से मैं यहाँ पे printf लाता। अब देख सकते हैं मैं printf को बेसिकली लाया कहाँ पे हूँ, मैं एग्जैक्टली इफ़ एंड एल्स के बीच में लाया हूँ। सो ये कोड क्या हमारा एग्जीक्यूट होगा? वेल एक्चुअली हमको यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा एंड एरर इज बेसिकली लाइक एल्स विदाउट एन इफ। यानी कि हमारा जो एल्स है उसको आपने एक इफ स्टेटमेंट के साथ पास नहीं किया है। एंड एक्चुअली इस एरर का मतलब क्या है, मैं पहले एरर आपको दिखाना चाहूँगा। सब देख सकते हैं कंपाइल टाइम एरर है, यानी कि मुझे कंपाइल करने नहीं दिया। क्या है? एल्स विदाउट ए प्रीवियस इफ। वेल अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक इफ़ दिया है और उसके नीचे ही मैंने एल्स लिखा है, तो मेरे को ये एरर क्यों दिखा रहा है? बेसिकली एरर दिखाने का मतलब क्या है कि हमारा जो एल्स
स्टेटमेंट ये भी एक स्टेटमेंट है, ये एज ए होल, यानी कि इसके करली ब्रेसेस के अंदर जितना भी कोड हो, 1 लाइन का हो या फिर 50 लाइन का हो, वो सारे लाइन्स ऑफ कोड को मिला के जब हम एल्स को एज ए होल कंसिडर करेंगे तो वो इक्विवेलेंट टू वन स्टेटमेंट है। ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन हमारा एल्स अपने आप से कभी एग्जिस्ट कर नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो लिटरल मीनिंग है वो हम बोल रहे हैं कि अदरवाइज। सो अदरवाइज कब आता है? अगर हम पहले एक चीज़ को टेस्ट करेंगे और वो काम नहीं करता है, देन वी आर गोइंग टू कंसिडर अनदर थिंग। सो पहले वाला चेकिंग ही अगर हम देंगे नहीं तो फिर इसका एग्जिस्टेंस पे सवाल आ जाता है, ये कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा। ओके क्योंकि आप देख सकते हैं मैं इफ के केस में पैरेंथेसिस दे सकता हूं, लेकिन एल्स के केस में कभी पैरेंथेसिस हम दे नहीं सकते। ओके क्योंकि अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू नहीं होता है तभी जाके ये हमारा एग्जीक्यूट होता है। सो क्योंकि हम एल्स में पैरेंथेसिस देते नहीं है, सो ये इंडिपेंडेंटली कभी हमारा एग्जिस्ट कर नहीं सकता। बट यहाँ पे क्यों हमें ये एरर दिखा रहा है? यहाँ पे तो मैंने इफ दिया है और उसके नीचे मैंने एल्स दिया है। वेल अगर हम अभी करली ब्रेसेस खुद देना शुरू कर देंगे देन हमें पता चल जाएगा कि एरर है एक्चुअली है क्या। सो चलिए करली ब्रेसेस खुद देना शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंटेशन कर देते हैं एंड आप देख सकते हैं कि सडनली कुछ चेंज दिख रहा है हमें। वाओ, वेल बेसिकली चेंज बहुत सिंपल है, मैंने इफ एंड एल्स के बीच में एक स्टेटमेंट लगा दिया है। सो एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप एल्स को इफ के करली ब्रेसेस के डायरेक्टली बाद ही हमेशा लिखे, वरना आपका एल्स को आप बेसिकली इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि आपको अलाउ नहीं है। सो बेसिकली हमारा कंपाइलर एग्जैक्टली यही चीज़ देख लेता है। ओके ये स्टेटमेंट की वजह से कंपाइलर सोच लेता है कि ये एल्स आपने इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर किया है और ये आपको अलाउ नहीं करेगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 9 में मुझे एरर दिखा रहा था, अभी मुझे लाइन नंबर 11 में एरर दिखाएगा, देख सकते हैं। सो ये चीज़ आपको बहुत केयरफुली मेंशन करना है। मैंने करली ब्रेसेस हटा दिए थे इसलिए कुछ लोग नोटिस नहीं कर पाए होंगे, बट कंपाइलर जो है हमारा करली ब्रेसेस देता है हमेशा, एंड हमें हमेशा उस चीज़ से सोच के जाना पड़ेगा कि हमारे एल्स एंड इफ के बीच में कोई दरार तो नहीं है। ओके सो ये अगर मैं चाहता कि मुझे ये वाला स्टेटमेंट मेरा एग्जिस्ट करे देन मैं ऐसा कर सकता था कि मैं इन्हें मैन्युअली करली ब्रेसेस देता था, क्योंकि मैं चाहता कि दो स्टेटमेंट्स मेरे इफ़ के इन्फ्लुएंस में आए, तो उस हिसाब से मैं दोनों को रखने के लिए मैन्युअली करली ब्रेसेस दे देता। तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे इफ़ के राइट करली ब्रेस के डायरेक्टली बाद मेरा एल्स स्टेटमेंट है और उसके इन्फ्लुएंस में कौन सा स्टेटमेंट आ रहा है ना, मेरा ये वाला लाइन नंबर 12 में जो है, और डी इंडिपेंडेंट है बोथ इफ़ एंड बोथ एल्स से। ओके सो अब हम इसको रन करेंगे देन हमारा क्या आएगा आउटपुट? वेल अगेन प्लेन एंड सिंपल हमारा ACD प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टिल कंडीशन को चेंज नहीं किया है, वो अभी भी हमारा फॉल्स है। सो अगर मैं इसको ट्रू कर देता देन हमारा ABED प्रिंट होता। ओके लेट्स से मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर एग्जांपल होगा ये। मैं दो वेरिएबल्स लूँगा, एक को 5 करके इनिशलाइज करके एंड बी को 10 इनिशलाइज करके, एंड देन मैं इनको यूज़ करूँगा एज ए रिलेशन, एज ए कंडीशन। ओके रिलेशन तो नहीं, एंड मैं इफ़ के कंडीशन में A<B ले लेता हूँ। ओके वेल A<B बोल नहीं रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या हमारा A>B है। उसके बाद मैं यहाँ पे A एंड B के वैल्यूज़ को चेंज करूँगा। लेट्स से मैं A में स्टोर करता हमारा 30, उसके बाद B में स्टोर करता 40। वेल कुछ भी वैल्यूज़ मेरे दिमाग में इसके लिए आ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने 30-40 ले लिया। उसके बाद एल्स में भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, यानी कि अगर हमारा इफ़ वाला ऐसा काम नहीं करेगा देन एल्स में क्या करूँगा मैं? एल्स में भी असाइनमेंट करता हूँ, मैं A को 50 लेता हूँ एंड मैं B को लेता हूँ, लेट्स से 60 लेते हैं। ओके सो अब इसको रन करके देखते हैं। मैं ये वाले हिस्से हटा देता हूँ। वेल यहाँ पे मैं एक्चुअली बेसिकली A एंड B के वैल्यूज़ को प्रिंट कर देता हूँ, बेटर रहेगा। A, B एंड लेट्स से यहाँ पे इनिशियली भी अगर मैं नहीं, इनिशियली प्रिंट करने की ज़रूरत है नहीं, बेकार में ज़्यादा प्रिंट स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। सो इस कोड को हम रन करके देखते हैं, पर पहले खुद समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली हो क्या रहा है। वेल इफ़ में मैंने कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि A क्या हमारा B से छोटा है। वेल 5 हमारा 10 से छोटा है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। तो हम एग्जैक्टली इन कोड्स को रन करेंगे और इन कोड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें एल्स को करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा ट्रू हो चुका है, एंड हम डायरेक्टली जाके A एंड B के वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। सो हमारा 30-40 जो है वो प्रिंट होना चाहिए आफ्टर असाइनमेंट। सो इसको रन करेंगे, सेमीकोलन शायद से मैंने मिस कर दिया, हाँ यहाँ पे 30 एंड 40। एंड अगर मैं यहाँ पे रिलेशन को थोड़ा सा चेंज कर देता, यहाँ पे मैं चेक करते कि क्या हमारा A B से बड़ा है। वेल 5 हमारा
10 से तो बड़ा है नहीं, छोटा है, सो ये फॉल्स हो गया। तो ये कोड हमारा चलेगा नहीं, लेकिन हमारे एल्स में जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड इस केस में हमारा 30-40 के बजाय हमारा प्रिंट हो जाएगा 50 एंड 60। ओके एक और चीज़ जो कि मैं आपके सामने बोलूँगा कि मैंने इफ़ के केस में आपको बोला था कि वो कैसे सेमी कॉलन को एक करली ब्रेसेस दे देता था। वेल एल्स के केस में भी एग्जैक्टली ऐसा होता है। अगर आप एल्स के बाद सेमी कॉलन दे देते हैं, देन कंपाइलर जो है आपका इस चीज़ को करली ब्रेसेस दे के एज अ स्टेटमेंट मान के चला जाएगा। और ये जो आपका जो भी कोड है वो इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। किसके इन्फ्लुएंस में ना, एल्स के इन्फ्लुएंस में, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे आपका ये कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपका 50-60 हो रहा है। यानी कि देख लेते एग्जांपल, लेट्स से मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता। ओके सो मेरा यहाँ पे मैं a लेस देन b करता, तो a लेस देन b करने की वजह से क्या होता ना, ये ट्रू हो जाता मेरा कंडीशन 5 लेस देन 10 एंड मेरे ये असाइनमेंट्स होते। ओके और जब मैं सेमीकोलन नहीं दे रहा था तब मेरा ये वाला कोड काम नहीं कर रहा था, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया है तो एल्स बेसिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके सो सेमीकोलन ना होने की वजह से ये वाला कोड मेरा काम नहीं कर रहा था, बट अब सेमीकोलन दे दिया तो मेरा यहाँ पे अगेन असाइनमेंट मेरा हो रहा है। एंड ए को मैं 50 कर रहा हूँ एंड बी को 60 कर रहा हूँ। सो मेरा 30-40 के जगह मेरा अगेन 50-60 प्रिंट हो जाएगा। सो ये चीज़ आपको बहुत केयरफुली नोट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से सेमीकोलन देता देन कोई भी कंडीशन मेरा सेटिस्फाई नहीं होता। मेरे ये सारे के सारे यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स एंड ये दोनों स्टेटमेंट्स इवन दो एक अलग ब्लॉक के अंदर है बट हो रहे हैं। सो अगेन मुझे 50-60 आउटपुट मिलता है। एंड यहाँ पे शायद से मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, हाँ एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ भी, ये चीज़ मैं भूल गया। जब आपका इफ जो है इस सेमीकोलन को करली ब्रेस दे देगा, देन यहाँ पे एक अनदर लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स आ गए आपके इफ और एल्स के बीच में, इसलिए आपका जो कंपाइलर है बोल रहा है कि एल्स आपके बिना इफ के एग्जिस्ट कर रहा है। सो रीजनेबल आपका जो था वो एरर था। सो मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देता हूँ। ओके सो केयरफुली आपको मेंटेन देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे एल्स के बाद और इफ के बाद कभी भी सेमीकोलन ना दें। ओके ओके गाइस, सो हम अपने पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वाले प्रोग्राम में वापस आते हैं। एंड बेसिकली मैं यहाँ पे हमारे एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना चाहता हूँ। सो मैं पहले कुछ बेसिक हमारे टाइपिंग के चीज़ें को कर देता हूँ ताकि मैं आपको इफ एल्स डायरेक्टली दिखा सकूँ। ओके सो बेसिक चीज़ें मैंने लिख दी, यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ एंड इनपुट ले भी चुका हूँ। सो अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव है या फिर नहीं। सो एक पॉजिटिव नंबर बेसिकली क्या है, वेल जो भी नंबर्स हमारे ज़ीरो से ज़्यादा बड़े हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स। एंड एक्चुअली हमारा ज़ीरो भी एक पॉजिटिव नंबर है, यस। लेकिन बाकी जितने भी नंबर्स हमारे ज़ीरो से छोटे हैं वो सारे नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपना इफ़ स्टेटमेंट में चेक करता हूँ क्या हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है। यानी कि अगर हमारा जो नंबर यानी कि इफ़ माई नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन आई एम गोइंग टू प्रिंट नंबर इज़ पॉजिटिव। ओके अब मैं चाहता तो एक दूसरा इफ़ स्टेटमेंट करके उसमें चेक करता कि मेरा नंबर अगर लेस देन 0 होता तो मैं प्रिंट करता, बट मुझे वो करने की ज़रूरत है नहीं। मैं जानता हूँ कि पॉजिटिव अगर मेरा नंबर है नहीं देन एक ही पॉसिबिलिटी है कि मेरा वो नेगेटिव होगा। सो मैं डायरेक्टली एल्स लिखूंगा। तो अगर मेरा ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर मेरा 0 से छोटा निकला नंबर, देन मैं प्रिंट करूँगा वेल नंबर इज़ नेगेटिव। और एक्चुअली थोड़ा इंडेंटेशन करना यहाँ पे बेटर रहता है, थोड़ा टैब्स प्रेजेंट करना, ताकि आपको खुद देखने में इजी होगा कि हाँ ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मेरा इफ़ के इन्फ्लुएंस में आता है। ओके सो इसको रन करके देख लेते हैं हम। दो केसेस आएंगे ऑब्वियसली। एंटर नंबर 78 पॉजिटिव, एंटर नंबर 0 पॉजिटिव। लेकिन जब मैं एक नेगेटिव नंबर दूंगा तो क्योंकि जब मेरा प्रीवियस केस में कुछ प्रिंट नहीं हो रहा था, अब मेरा प्रिंट होगा नंबर इज़ नेगेटिव। सो एल्स जो है मेरा काम कर रहा है। अब ये इवन और ऑड वाला भी केस हम देख लेते हैं। जब प्रीवियस वीडियो में हम सिर्फ इवन के लिए चेक कर पा रहे थे, अगर हम जब हमारा नंबर ऑड हो रहा था हम कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं कर पा रहे थे, अब हम उसको फिक्स कर सकते हैं। वेल हम प्रीवियस केस में भी उसको फिक्स कर सकते थे एक दूसरा इफ़ लगा के, बट वाई टेक अनदर इफ़ व्हेन यू कैन जस्ट गिव एन एल्स। सो पहले हम इवन के लिए चेक करते हैं। ओके तो इवन के लिए कैसे चेक करेंगे, लेट्स से मैं लिखता अपना, अगर मेरा नंबर जो है इफ़ माई नंबर आफ्टर डिवीजन विथ 2 गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 0, यानी कि मैं उसको कंपेयर करता 0 के साथ, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता तो फिर ये कंपैरिजन मेरा ट्रू होता, तो मैं नीचे जाके प्रिंट करता कि
लेट्स से परसेंटेज डी थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, इज़ इवन, एंड यहाँ पे नम रिप्लेस कर देता, ओके। और यहाँ पे एल्स, यानी कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता एंड 1 आता देन मैं प्रिंट करता। लेट्स से मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर बस एक चीज़ चेंज करनी है, वो है ऑड, ओके। सो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ जाना चाहिए अच्छे से एकदम। यहाँ पे मैं लिखता लेट्स से 54, नंबर इज़ इवन, यानी कि 54 इज़ इवन, एंड लेट्स से मैं एक ऑड नंबर देता 89, तब भी मेरा प्रिंट हो रहा है, एंड दैट इज सेइंग कि 89 जो है मेरा ऑड है। सो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट हुआ। एंड आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि बेसिकली आप चाहें तो लॉजिक को थोड़ा इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं बेसिकली। यानी कि मैं जो कहना चाहता हूँ कि आप पहले ऑड नंबर के लिए चेकिंग कर सकते हैं, दैट इज़ नो इश्यू एट ऑल। यानी कि आप इक्वल इक्वल 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका नंबर ऑड है तो फिर यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 आएगा, एंड 1 आने की वजह से आपका जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। सो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं आपका नंबर जो है वो ऑड है, ओके। तो जो बच जाएगा वो हमारा इवन नंबर होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, उसका मतलब क्या है, हमारा नंबर इवन है, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर क्या करूँगा कि हमारा नंबर जो है वो इवन है। सो प्रीवियस एग्जांपल मैंने जो आपको दिया था उसमें भी आप लॉजिक को इंटरचेंज कर सकते हैं। बेसिकली आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे चाहते हैं चीज़ों को लिखने का। सो एक प्रोग्राम को लिखने का एक ही तरीका नहीं हो सकता है, बहुत सारी तरीके हो सकते हैं। सो इसमें भी हमको एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिलेगा, 87 इज़ ऑड, एंड जब मैं लेट्स से 78 लिखता देन वो इवन होता। सो बिहेवियर एकदम सेम है, आउटपुट हमारा सेम है, बस कोड में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ओके। अब हम अपने वो सैलरी वाले क्वेश्चन में भी एक बार आ जाते हैं, ओके। सो सैलरी वाले प्रोग्राम में बेसिकली चेंज क्या होगा? वेल मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको खुद ट्राई करें। मैंने आपको टैक्स परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अगर आपका 6,000 से ज़्यादा होगा देन आप बेसिक सैलरी से 5% टैक्स डिडक्ट करेंगे। अगर आपका उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम है, ओके, ग्रेटर देन इक्वल लिख देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे बेटर होगा अभी, ग्रेटर देन और इक्वल, एंड यहाँ पे इसको एक नए लाइन में लिख देते हैं, यस, एंड बेसिकली यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं इसके साथ, ओके। सो अगर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 6,000 हुआ हमारा सैलरी, देन हम 5% उससे डिडक्ट करेंगे, या फिर अगर उससे कम है 6,000 से देन हम 2% डिडक्ट करेंगे। सो आप खुद इस प्रोग्राम को बिल्ड करने की ट्राई कीजिए और वीडियो को पॉज करके। ओके, सो वेलकम बैक गाइज, होपफुली आपने सही से प्रोग्राम को बिल्ड किया होगा। चलिए चेक करते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम को हम बिल्ड कर सकते हैं। वेल सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा जो सैलरी है वो 6,000 से ज़्यादा है फिर उससे इक्वल है। तो मुझे पता चल गया मैं इफ़ कंडीशन में क्या पास करूँगा। वेल मैं अपना बेसिक सैलरी यहाँ पे पास करूँगा, उसके बाद मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। वेल चेक कर रहा हूँ कि क्या ये मेरा जो है 6,000 से ज़्यादा या फिर उसके समान है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर बेसिकली हमको उस चीज़ के लिए हेल्प करता है, एंड अगर ये ऐसा हो जाता है देन मैं टैक्स को अपडेट करूँगा। कैसे अपडेट करूँगा ना, मुझे पता है कितना अपडेट करना है, 5% मुझे डिडक्ट करना है। सो मैं मेरे बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करूँगा 0.05 के साथ। सो मेरा टैक्स अपडेट हो चुका है, इतना मुझे माइनस करना पड़ेगा उससे। लेकिन अगर मेरा बेसिक सैलरी जो है वो 6,000 से ज़्यादा नहीं होता, अगर उससे कम होता देन उसके लिए भी मेरे पास एक केस दे सकता हूँ मैं एल्स लगा के। एंड एल्स के अंदर मैं क्या लिखूँगा ना, टैक्स को भी मैं अपडेट करूँगा कैसे ना, बेसिक सैलरी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जो भी मेरा टैक्स स्कीम था 2% था, सो 0.02। ओके, सो अब मेरा टैक्स बोथ केसेस के लिए मेरा अपडेट हो रहा था। पहले सिर्फ एक ही केस था उसके लिए मैं अपडेट कर रहा था। अगर मैं दूसरे केस के लिए परसेंटेज दे भी देता तो मेरे को दूसरी बार एक इफ़ स्टेटमेंट देनी पड़ती। बट अभी मैं देख सकता हूँ दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और जिस कंडीशन को जैसे मैच करेंगे उस हिसाब से हमारा टैक्स अपडेट होगा। उसके बाद मैं सिंपली जाके मेरे फाइनल सैलरी में अपडेट करूँगा क्या ना, मेरे बेसिक सैलरी से मैं बस टैक्स को माइनस कर दूँगा। सो फाइनल सैलरी मुझे मिल जाता है, और मैं फिर प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली डबल्स के साथ डील कर रहे हैं तो फिर मैं परसेंटेज LF यूज़ करूँगा, तो लिखूँगा बेसिक सैलरी वाज इक्वल टू परसेंटेज LF, और क्या पास करेंगे हमारा बेसिक सैलरी वेरिएबल। उसके बाद प्रिंट करेंगे टैक्स अमाउंट डिडक्टेड, किस टाइप हो गया, टैक्स अमाउंट डिडक्टेड इक्वल्स हमारा परसेंटेज LF,
ये क्या है, हमारा टैक्स वेरिएबल है। ओके, उसके बाद प्रिंट करना चाहूँगा मैं मेरा फाइनल सैलरी इज़ फाइनल, बहुत सारे टाइपोज हो रहे हैं। फाइनल सैलरी इज इक्वल टू क्या ना, परसेंटेज एल एफ, और वेरिएबल कौन सा है हमारा, वेल फाइनल सैलरी। ओके, सो इसको रन करके देख लेते हैं। हमारा बेसिकली 2-3 केसेस आएंगे हमारे, पता चल रहे हैं अभी। सो कंपाइल एंड रन, एंटर बेसिक सैलरी, लेट्स से मैं देता 7,000 एक्चुअली 7,500 देते हैं। ओके, मैं अगेन वही गलती किया, मुझे न्यू लाइंस क्रिएट करने थे। कर देते हैं, न्यू लाइंस हो गए। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखेगा। 7,500। ओके, सो बेसिक सैलरी जो था मेरा 7,500 था। टैक्स जो मैंने डिडक्ट किया है, अब देख सकते हैं ऑब्वियसली ज़्यादा ही है क्योंकि मेरा यहाँ पे अभी फॉल हुआ है। ओके, सो मेरा जो डिडक्शन हुआ वो 7,125 हो गया अभी। लेट्स से अगर हम फ़र्क जानना चाहते थे तो मैं थोड़ा पास के वैल्यूज़ देता। लेट्स से मैं 6,000 लेता। ओके, देन मेरा जो डिडक्शन है वो 300 रुपये हो गया एंड 5,700 फाइनली मेरा आया। बट लेट्स से मैं लेता 5,999। सो ये मेरा अभी किस में गिरता, इसमें गिरता। सो ऑब्वियसली मेरा कम पैसे डिडक्शन होते हैं। देन आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, येस 5,879। दिस इज ऑब्वियसली मोर देन हमारा ये वाला वैल्यू, जो कि हमारा कंफर्म करता है कि हमारा इफ एंड एल्स परफेक्टली काम कर रहे हैं। हमारा 6,000 या फिर उससे ज़्यादा होने से हमारा ये टैक्स अपडेट हो रहा था, और उससे कम होने से या फिर ये फॉल्स होने से हमारा ये वाला जो है वो अपडेट हो रहा था। सो दैट्स दी एग्जाम्पल। ओके, सो बेसिक एग्जांपल्स मेरे को जितने आपको देने थे मैंने दे दिए हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे नेस्टेड एल्स स्टेटमेंट्स एंड बेसिकली नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, एंड कितने टाइप्स ऑफ नेस्टिंग हम कर सकते हैं। बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, बट सारे टाइप्स हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल बी सीइंग यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।